वंदे मातरम साथियों, सभी को जय जवाहर। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे जो जैविक कृषि पर जो चर्चा हमने शुरू की थी उसके भाग 3 पर। तो हम 2 मिनट के लिए कुछ साथियों का इंतज़ार कर लेते हैं ताकि कुछ साथी जुड़ जाए, फिर हम अपना लाइव शुरू करेंगे। और जो साथी लाइव ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को देखेंगे, कृपया वो 2 मिनट स्किप कर लें, वहाँ से हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो कुछ साथी जुड़ जाएं, इसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए, एक साथी जुड़ गए हैं। जैसे ही हमारा 2 मिनट पूरा होगा फिर हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो कृपया कृषि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो वो कमेंट करें, ताकि मैं साथ साथ जवाब भी देता चलूं जो भी मेरे अनुभव हैं। और कृपया इसको शेयर ज़रूर करें। जो भी साथी जुड़ते हैं वो शेयर करते जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंच पाए। और दूसरी बात ये थी कि इस वीडियो को बनाने का जो मूल कारण है, मतलब आप ये ना सोचें कि मैं कोई कृषि विशेषज्ञ हूँ या मैं कोई मतलब वैज्ञानिक हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी तात्पर्य नहीं है। मैंने जो जीवन में जो कृषि के ऊपर जो अनुभव प्राप्त किए हैं, मैं केवल वो साझा कर रहा हूँ। मैं अपने आप को विद्वान नहीं कहता और मैं कृषि का कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ साइंटिस्ट नहीं हूँ। मैं केवल और केवल जो मैंने अनुभव देखा है, जो अपने जीवन में महसूस किया है, जो आप जैसे कृषकों से मिलने के बाद जो मुझे चीज़ें समझ में आई, मैं उन बातों को आप लोगों से केवल शेयर कर रहा हूँ। इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। मुझे कोई भी कृपया बहुत बड़ा कोई मैं विशेषज्ञ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कृपया इस वीडियो को शेयर कर दें और हम अपनी जो है बात अब शुरू करेंगे, क्योंकि 2 मिनट से पार हो चुके हैं। तो अब हम अपनी बात शुरू करेंगे। जो भी साथी जुड़ते जाएं वो कृपया कृषि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जैविक, रासायनिक या कोई भी प्रश्न हो उनके मन में, तो कृपया प्रश्न लिखते जाएं और शेयर करते जाएं इसको। और आपके मस्तिष्क में जो भी कृषि को लेकर जो भी प्रश्न है वो रखें। आप यदि प्रश्न रखेंगे तभी फिर बातें निकल कर आएंगी और आपकी भी जो है समस्या का शायद समाधान मिल जाए हमारे पास। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और आप लोग प्रश्न जरूर पूछें। प्रश्न पर ही आज पूरा सेशन हम करेंगे, क्योंकि 2 साथी जुड़ चुके हैं। तो अब हमारा जो पिछले जो हमारे लाइव थे उस पर हमने बीज पर चर्चा करी, बीज को बचाना है उस पर, और मिश्रित कृषि पर चर्चा करी। एक साथी का सवाल था, मुझे कमेंट में आया था कि पिछले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, कि मिश्रित खेती पर जो है पूरा बात हमें रखना है चाहिए। तो मिश्रित खेती पर ही शुरू करते हैं। आप लोगों ने जो भी जीवन में कृषि में जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं और जहाँ जहाँ आप लोगों को समस्या आई है, वो समस्याएं आप हमें बताएं। यदि हमने वैसी समस्याओं को फेस किया है और उससे संबंधित हमारे पास जो भी जानकारी है तो हम आपको साझा करेंगे। हम किसी भी मामले में कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं, हम कोई मतलब साइंटिस्ट नहीं हैं। हमने केवल कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं पिछले 8-9 वर्षों में, क्योंकि मैं देश के अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग तरह के किसानों से मिला, अलग अलग जो है जलवायु क्षेत्रों में गया। तो वहाँ से जो मुझे मिला है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो अपने साथ जिन विशेषज्ञों के साथ जिन्होंने जीवन में बहुत तप किया है उनसे जो सीखा है, उसके बाद खुद खेती करके जो सीखा है, और हाइड्रोपोनिक, हाँ इस पर बात करते हैं अभी। हाइड्रोपोनिक, ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, धन्यवाद संदीप जी। हाइड्रोपोनिक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो भी हमने अनुभव प्राप्त किया है कृपया इसको शेयर करते जाएं सभी साथी, ताकि ये अधिक लोग और जुड़ जाएं तो ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएं। हाइड्रोपोनिक पर एक प्रश्न आया है, हाइड्रोपोनिक कृषि ठीक होता है क्या? तो हाइड्रोपोनिक कृषि जो है ये आखिर में है क्या? हाइड्रोपोनिक का मतलब, जहाँ तक मैं समझा हूँ,
कुछ डब्बे टांग देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, उसमें खाद डाल देते हैं और वो उगाया जाता है। लेकिन वो आखिर किसके लिए है? जहां पर मिट्टी नहीं है, क्योंकि मिट्टी नहीं रहेगा और आप अगर बिना मिट्टी के फसल उगा रहे हैं तो कहीं से भी वो पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि जो जल में पौधे होने वाले हैं, जल में जो खेती होने वाली है, वो जल में प्राकृतिक रूप से हो रही है। आप देखना तालाब में, नदियों में बहुत सारे पौधे, बहुत तरह के बेल, बहुत तरह के घास, बहुत तरह की चीजें उगती है। जैसे सिंघाड़ा एक पानी फल हो गया, सिंघाड़ा जो सिंघाड़ा की तरह रहता है पानी फल, वो उगता है अपने जो जी मिश्रित खेती पर भी कर लेते हैं। हाइड्रोपोनिक का प्रश्न ले लेते हैं तो हाइड्रोपोनिक उनके लिए है जो जहां पर मिट्टी नहीं है। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हमारा जो पूरा भारत है ये मिट्टी से भरा हुआ है और जितनी उपजाऊ मिट्टी हमारे भारत में है दुनिया में किसी भी जगह पर नहीं है। मतलब यहां किसी को कुछ करना नहीं होता, स्वतः ही सब कुछ उगता है। आप करेला ले लो, आप जंगल में जाओ आपको करेला मिल जाएगा। आप ककोड़ा ले लो, ककोड़ा मिल जाएगा, घिया मिल जाएगा, तोरी मिल जाएगा, भिंडी मिल जाएगा, हर चीज आपको जंगल में मिलेगा जो पहले से प्रकृति खुद उगा रही है। और उसी को हमारे पूर्वजों ने जो है जंगल से लाकर खेती करना शुरू किया था किसी कारण से। तो जब हमारे यहाँ सब कुछ है तो फिर ये हाइड्रोपोनिक की आवश्यकता हमें तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब चीजें केवल और केवल हमें विषय से भटकाने के लिए, हमें खेती से दूर करने के लिए। सिंघाड़ा भाई साहब होता है, सिंघाड़ा तो अभी जैसे ये तो इसकी खेती साल भर की होती है और ये शायद सिंघाड़ा आता है दिवाली के आसपास में आना शुरू हो जाता है बाजार में। ये बहुत जबरदस्त फसल है। जहां पानी लगभग आपका 3 से 4 फीट पानी रहेगा वहां पर आप सिंघाड़ा की खेती आराम से कर सकते हैं। नीचे थोड़ा कीचड़ होना चाहिए, इसके जो है लत वो लगा दिए जाते हैं। क्या बात है। करेले के पकौड़े, वो तो फिर जो बनाते हैं, हम तो करेले के पकौड़े कभी खाए नहीं है, मिलकर बनाएंगे कभी। तो हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है हमारे यहाँ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा अनुभव है। अब बात रही मिश्रित खेती की, तो मिश्रित खेती पर मैंने उस दिन आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि मिश्रित खेती ही हमारे पूर्वज किया करते थे। क्योंकि मिश्रित खेती में क्या होता है कि हर एक जो फसल है वो एक दूसरे की सहभागी होती है। जैसे मान लो कोई भी दलहन हम लगाते हैं तो दलहन क्या करता है, अपने जो जड़ है उसमें राइजोम इकट्ठा करता है। राइजोम मतलब नाइट्रोजन इकट्ठा करता है, वातावरण से नाइट्रोजन खींच के इकट्ठा करता है जो आने वाली फसल को काम आता है। तो जी उसका भी बताएंगे, सबसे का भी बताएंगे। तो जो दलहन है, तो दलहन के साथ हम कोई फसल लगाते हैं तो ये देखिए ये चीज सबसे नहीं वो तो चलता रहेगा भाई साहब। तो मिश्रित खेती पर ही जो हम बात करेंगे आज, पहले जो भी मेरा अनुभव है। तो मिश्रित खेती में यही होता है कि फसल एक दूसरे का सहभागी बने। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ मक्का, तुअर और जो है पटसन की खेती होती थी साथ में। तो पटसन क्या करता था, पटसन 1.5 फीट नीचे जाता था गहराई में, उसकी जड़ें 1.5 फीट 1 फीट 1.5 फीट तक जाती थी गहराई में। उसके बाद पटसन को जब काटा जाता था तो ऊपर से काटते थे। तो पटसन की जो जड़ें नीचे गई है वो जड़ें जब सड़ जाती थी, सूख जाती थी, तो उन जड़ के जो द्वारा जो हॉल बना है उस हॉल से पानी जो है सिंचित होता था जमीन में पानी का स्तर बना रहता था। जब बारिश का पानी होता था तो इतना बहाव नहीं होता था पहले। अब आज देखना थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो पूरे नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। पहले ये बाढ़ इसलिए नहीं आती थी क्योंकि हमारा जो जमीन था वो पोला था, हम इस तरह की खेती करते थे और हमारे जमीन में केंचुए बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण से भूमि पूरी तरह से पोली थी। भूमि में बहुत सारे छेद हुआ करते थे। तो जो भूमि में छेद हुआ करते थे उसके कारण से सारा पानी, मैक्सिमम पानी जमीन में संचित होता था। और आप देखना पहले क्या होता था, कई जगह पर तो मैंने देखा है 5-5, 6-6 फीट पर पानी मिल जाया करता था, मीठा पानी। हमारे यहाँ भी 10 फीट पर पानी था, आज 20 फीट 25 फीट नीचे चला गया है। ऐसे बोर करते हैं तो 40 फीट पर पानी मिलता है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण क्या है कि
एक CN रेशियो होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो। तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है, कार्बन होना चाहिए 10 भाग, तो 1 भाग होना चाहिए नाइट्रोजन। 1/10 का जो है उसका भाग होता है जमीन में। तो नाइट्रोजन देने का काम दलहन वाली फसलें करती हैं। और जैसे कार्बन है, तो मक्का हम लगा रहे थे, तो मक्का का जो पूरा प्लांट होता है वो मैक्सिमम पत्ता ही होता है, उसका तना नहीं होता, वो पत्तों से ही बनता है पूरा। तो जितना पत्ता होगा उतना अधिक कार्बन जो है बनेगा। तो कार्बन का जो रेशियो है, शेयर करते रहे साथियों, तो कार्बन का जो रेशियो है वो 10 और नाइट्रोजन का रेशियो 1 होना चाहिए। फिर हमें बाहर से बहुत कम, मतलब बहुत क्या, मतलब कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। थोड़ा बहुत गोबर का प्रयोग किया करते थे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है आज से 20-25 साल पहले। जो हमारे यहाँ खेती मैंने देखी है, हल से जुताई करते थे। और हल से जब हम जुताई करते हैं तो जमीन हार्ड नहीं होती है, और जमीन हार्ड नहीं होगी तो फिर पानी नीचे जाएगा, उससे भी पानी नीचे जाता था। और केंचुए जो है वो बाहर, वो अंदर बाहर होते थे। केंचुए 5-5 फीट से जो है बारिश के दिनों में केंचुए निकलते थे, और वो साथ में जो है अपना जो भारी भारी जो मेटल्स होते हैं, जैसे भारी पोषक तत्व होते हैं, अपना जिंक हो गया, भारी होता है, वो जमीन के अंदर 5 फीट 7 फीट नीचे तक रहता है, उसकी परत रहती है। तो वहां से वो जो है जिंक, मैग्नीज, कैल्शियम और आयरन, इस तरह के जो भारी है, तांबा, वो ले उठाकर अपने साथ लाते थे, और बारिश में वो वहां छोड़ देते थे ऊपर में। और जैसे ही बारिश बंद होती थी तो वो सारे केंचुए फिर नीचे चले जाते थे। तो हर साल जो केंचुआ जो नीचे से ऊपर आता था, तो वो अपने साथ जो है खनिज तत्व लेकर आता था। ये तो एक हो गया। दूसरा, खनिज तत्व का एक और साधन था कि हमारे यहाँ जो है हर जगह माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा के बारे में मैंने कल बताया था, चर्चा की थी। माइकोराइजा क्या करता है, पानी जो है ढूंढ कर लाता है, पानी ढूंढ कर लाता है नीचे से, जमीन से। उसको बोलते हैं, 2 तरह के माइकोराइजा होते हैं, एक एक्टोमाइकोराइजा, एक एंडोमाइकोराइजा। तो जो एक्टोमाइकोराइजा है वो जमीन के नीचे से जहां भी पानी हो वहां से पानी ढूंढ के मुंह में भर के लाता है। मतलब वो एक ऐसे 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 कॉलोनी बना के, एक जड़ के आकार का बना के वो पानी को ऊपर तक लाता है। और एक इंडोमाइकोराइजा होता है जो सफेद जड़ों के रूप में आपको फसलों में दिखेगी, ज्यादा आपको मक्के में दिखेगी। तो वो जो सफेद जड़ है वो एक्चुअल में इंडोमाइकोराइजा से बनता है। वो इंडोमाइकोराइजा उस पानी को लेकर पत्तों तक पहुंचाता है, और फिर पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर जमीन का लेयर हार्ड नहीं होगा तो ही वो माइकोराइजा ऊपर नीचे से कहीं से भी पानी ढूंढ के आपके पौधे को देगा। तो जब पौधे को पानी माइकोराइजा दे रहा है तो फिर हमें पानी देने की जरूरत नहीं है। और नहीं करते थे, इतनी सिंचाई कहाँ थी साधन उस समय, बहुत कम सिंचाई के साधन हुआ करते थे, जरूरत ही नहीं थी। आज क्योंकि मिट्टी हार्ड हो गई, माइकोराइजा जमीन में है नहीं, वो पानी दे नहीं रहा है, तो फिर उसको किसी न किसी जो है तरीके से हमको करना पड़ रहा है। तो मिश्रित खेती की हम बात कर रहे थे। तो जैसे अभी आप छत्तीसगढ़ चले जाओ, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, जब धान पकने को होता है तो उस समय वहां पर एक, हमारे यहाँ उसको खसारी बोलते हैं, एक दलहन है, ठीक है। वो दलहन जो है उसको कहीं लतड़ी बोलते हैं, कहीं खसारी बोलते हैं, कहीं बहुत तरह के नामों से उसको जाना जाता है। बहुत पौष्टिक दलहन होता है वो। अभी इस दलहन को वो लोग क्या करते हैं, धान पकने के समय पूरे धान के खेत में फेंक देते हैं। अब जब धान कटता है तो धान कटाई के समय में उसके लत जो है 1-1, 1.5 फीट के हो जाते हैं। तो जब धान की कटाई होती है तो धान की कटाई में उसका जो बेल, उसकी जो बेल का जो अग्रभाग है वो कट जाता है धान के साथ। तो जब वो कट जाता है तो उसमें बहुत सारा झाड़ निकलता है। झाड़ निकलने के कारण वो ज्यादा फसल देता है। तो पूरे खेत में उसमें 1 रुपए का भी कोई खाद, कुछ दवाई, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। स्वतः ही आपका 2 से 3 कुंटल खसारी या लतड़ी जो भी बोले वो होता है दाल। अब देखिए इसके पीछे कितना बड़ा खेल हुआ है। मिश्रित खेती पर ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब बात आ रही है तो उससे संबंधित बात हम बताते चलेंगे। अब खसारी के साथ क्या हुआ, आप जो भी 40 साल के आसपास के लोग होंगे उनको शायद ध्यान होगा कि एक बार इसके ऊपर एक रिसर्च आया था कि खसारी की दाल खाने से घुटने में दर्द होता है। लेकिन उस दाल को लेकर कोई भी रिसर्च नहीं हुआ, झूठा जो है रिसर्च पेपर
बाजार में आ गया, न्यूज में आ गया, समाचार पत्रों में आ गया, टीवी चैनलों में आ गया कि खसारी की दाल ना खाएं, इसको खाने से जो है घुटने में दर्द होता है। आप सोचो कैसे हमारी थाली से उस दाल को गायब कर दिया गया जो पूरी सर्दी हमारे जो है थाली की शोभा बनती थी। सोचिए आप, तो इतनी गहरी गहरी साजिश करके इन लोगों ने जो है हमारे एक पूरी जो है फसल को ही गायब कर दिया। आज क्या हो रहा है, आज भी लोग कर रहे हैं। अपने छत्तीसगढ़ में मैं जाता रहता हूं तो देखा है आज भी लोग करते हैं, हमारे यहाँ भी करते थे आज से 10 साल पहले तक, हमारे झारखंड में भी। तो जो खसारी है वो आज जानवरों के चारे के रूप में बिकता है, लेकिन पहले उसको आदमी खाता था। अब लोग खाना कम कर दिए हैं क्योंकि उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां आ गई, और क्योंकि हम टीवी पर और अखबारों पर ज्यादा भरोसा करने लगे, तो इस चक्कर में हमारा जो है पूरा बंटाधार हो गया। तो आप सोच के देखिए कि मतलब कितना साजिश है इसके पीछे। अब जैसे ही धान कट गया, खसारी ऊपर आ गया, अब खसारी जैसे ही समाप्त हुआ तो फिर उसमें चना लगाते थे। चना भी अब दाल के रूप में हो गया, वो भी दाल के रूप में हो गया। कई जगह पर सरसों उगाए जाते हैं धान के बाद, तो सरसों हो गया तो तेल हो गया। तो मतलब आपका पहले तो चावल हो गया, फिर दाल हो गया, उसके बाद तेल हो गया। तो चावल दाल तेल हमने उगा लिया अपने खेत से। अब आप देखिए कि चावल दाल और तेल जब हमने अपने खेत से उगा लिया, और किस चीज की आवश्यकता है जीवन चलाने के लिए। मिश्रित खेती से ही जुड़ी हुई पूरी कहानी है। मिश्रित खेती क्यों करते थे, ये पूरी कहानी इसी पर है कि हमारी जो है मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं मनुष्य की। तो जो चावल खाने वाले क्षेत्र हैं वहां चावल है, जहां रोटी खाने वाला क्षेत्र है वहां जौ है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, रागी है, इस तरह के बहुत सारे मिलेट्स हैं। उसके बाद नचनी है, और 12 तरह के मिलेट्सों का नाम अभी आ रहे हैं सामने, और भी बहुत सारे मिलेट्स थे जो हमारे पूर्वज खाया करते थे। तो ये सारे उगाए जाते थे मिश्रित रूप में। जैसे इसमें आप एक और चीज देख लीजिए, मैंने अभी एक धान की फसल लगाई है, उसको साठी बोलते हैं, उसको हमारे यहाँ गोड़ा धान भी बोलते हैं। आप लोगों को शायद नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ब्राउन होता है उसका चावल। अब मैंने क्या किया है वो होता है हमारे यहाँ, मैंने बताया आप लोगों को 4 तरह की जमीन होती है। एक सबसे ऊंची, फिर उससे नीची, फिर उससे नीची, फिर उससे नीची। तो सबसे नीचे वाले में सबसे लंबे समय की धान की खेती होती है, और उससे जो ऊंची है उसमें कम समय की 130 दिन की, और उससे जो ऊंची जमीन है उसमें 120-25 दिन की धान की खेती होती है। जो सबसे ऊंची जमीन है उसमें मिलेट्स की खेती होती थी हमारे यहाँ पहले। अब मिलेट्स की खेती बंद होने से भी बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है, क्योंकि मिलेट्स को हमारे थाली से गायब किया गया, उसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि मिलेट्स खाने से हमारा जो है पाचन तंत्र ठीक रहता है, उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। अब जो भी मिलेट्स है, जो भी मोटा अनाज है जो सबसे ऊंची जमीन में लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसके जड़ों में सल्फर का निर्माण होता है। देखना जरा, सोचना, इसको जोड़ना, शेयर करते रहे सभी साथी अपने अपने पेज पर इसको, ताकि और कुछ लोग जुड़ जाएं। और जो मिलेट्स की जड़ है वहां से सल्फर बनता है, सल्फर तैयार होता है, और वही सल्फर बह के हमारे नीचे के खेतों में जाता था, जिस कारण से हमारे खेत में फंगस नहीं लगता था पहले। क्योंकि सल्फर क्या करता है, फंगस का विरोधी है। जहां सल्फर रहेगा वहां फंगस डेवलप हो ही नहीं सकता। अब हम खेत में हमें जो है केमिकल वाला सल्फर डालना पड़ता है, जो केमिकल से बना हुआ है रिएक्ट करके, जो कि प्राकृतिक रूप से हमारे यहां होता था, अपने आप होता था, उसको करने की जरूरत नहीं थी। एक तो ये हो गया। मैं अभी बात कर रहा था, हमने जो साठी धान लगाई है, उस साठी धान के साथ हमने क्या किया है, अरहर के बीज जो है मिला दिए थे और उसका छिटा मार दिया, पूरे खेत में जुताई करके छिटा मार दिया। अब यहां वहां जो है अरहर के पौधे हो गए और बाकी में धान हो गया। क्योंकि धान को हमारे नाइट्रोजन चाहिए, तो फिर हमें उसमें यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो अरहर है उसकी जड़ें बहुत फैलती है, ऐसे फैलती है। अरहर की जड़ जैसे नीचे कम फैलती है, चौड़ाई में फैलती है, तो चौड़ाई में फैल के वो जो है नाइट्रोजन जमा करके, और धान को उससे नाइट्रोजन मिलेगा, क्योंकि धान को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसके पत्ते पत्ते होते हैं। तो
इस तरह से मिश्रित खेती जो है करने का प्रचलन था हमारे यहाँ। आप देखो कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसल को एक साथ लगाया जाता था, ये आप पूछो, पता करो। मैं तो अपने झारखंड की बात बता सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ पला बड़ा हूं तो मुझे पता है, लेकिन आप जहां पले बड़े हो वहां आप पता करो कि वहां पर कौन सी मिश्रित खेती हुआ करती थी, कौन कौन सी फसल एक साथ लगाए जाते थे। मेरे कहने पर आप ना करें, आप अपने क्षेत्र में पता करें। बुजुर्ग जो बचे हुए हैं, जो बड़े बूढ़े बचे हुए हैं, 50 साल से ऊपर के जो बचे हुए हैं, उनसे आपको मिल जाएगा खबर। 50 साल, 60 साल, 70 साल के जो लोग बचे हैं उनसे आपको पूछना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके यहाँ मिश्रित खेती में कौन कौन सी फसल को एक साथ लगाया जाता था। अब हम बात कर रहे थे कि अनाज हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, अब क्या चाहिए? अब चाहिए हरी सब्जी। तो हरी सब्जी का जो सीजन है उसके हिसाब से, जैसे सर्दियों में गोभी हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, फिर बैंगन, टमाटर, ये खाने का जो है सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अभी देखिए इसमें एक बहुत बड़ी बात है, जैसे सब्जियों का अभी दौर क्या चल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सीजन में प्रत्येक सब्जी चाहिए। ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। जैसे अभी लोग टमाटर ढूंढते हैं, अभी टमाटर 100 रुपए किलो बाजार में मिल रहा है। अब भाई अभी टमाटर खाने का सीजन थोड़ा ही है, आप जबरदस्ती खाओगे तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और टेस्ट भी नहीं आएगा। और ऐसे भी आज तो टमाटर बचा ही नहीं देसी, बहुत कम, पहाड़ी इलाकों में बहुत कम मिलता है, ये उड़ीसा वगैरह क्षेत्रों में। हमारे झारखंड में भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको देसी टमाटर मिलेगा, देसी टमाटर तो बचा ही नहीं। तो देसी टमाटर होता है केवल और केवल सर्दियों में, वो लगाया जाता है भादों के महीने में, अपने अगस्त के लास्ट में लगाया जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से निकलना शुरू हो जाता है टमाटर। तो नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 6 महीना टमाटर खाने का असली सीजन है। और हमको सालों भर टमाटर चाहिए क्योंकि हमें सिखा दिया गया है हर सब्जी में टमाटर डालो, तो गड़बड़ियां तो होंगी। तो ये सब्जियों का जो मामला है इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सीजन में कौन सी सब्जी खानी चाहिए। अब जिस सीजन में जो सब्जी ज्यादा फलती है वो बाजार में आपको सस्ती मिलेगी। आप बाजार में जाओ, बाजार में जो सबसे सस्ती सब्जी है, समझ लो उसका वो सीजन है, तो उस सीजन में आपको वही सब्जी खानी है। आज का मोटा मोटी जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी लोगों को तो पता ही रहता है कि कौन से सीजन में कौन सी सब्जी खानी चाहिए। तो हमने दाल, तेल और अनाज उगा लिया, फिर हमने सब्जियां उगा ली, अब क्या बचता है? हल्दी उगा ली, हल्दी भी हम उगा ही सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। अदरक उगा सकते हैं, लहसुन उगा सकते हैं, प्याज उगा सकते हैं सीजन के हिसाब से। तो अब कढ़ाई में और किस चीज की जरूरत है? रसोई में खाने की जो सामग्री है, अब हल्दी भी उगा ली। अब रह गया मिर्च उगा लिया, काली मिर्च जिनको खाने का शौक है वो तो बाहर से लेना पड़ेगा। नमक हो गया, तो नमक के पहले व्यापारी आया करते थे, बड़े बड़े व्यापारी मेलों में आया करते थे, बड़े बड़े हाटों में आया करते थे, और हम अनाज के बदले, दलहन के बदले, तिलहन के बदले, कई तरह के जो फल हैं, फल के बदले, कई तरह के बीज के बदले हम उनसे जो है नमक लिया करते थे। और 5 साल का नमक प्रत्येक परिवार के पास जमा रहता था। क्या जाने कौन से सीजन में व्यापारी ना आ पाए, कोई कारण हो जाए, कोई मौसम खराब हो जाए, तो 5-5 साल का नमक हमारे घर में होता है। आज मैं ये पूछ रहा हूं आप सभी साथियों से कि आपके पास कितने दिन का नमक है आपके घर में? ढूंढो जाके, है ही नहीं। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो नमक लाते हैं, 1 महीने चलता है, 1.5 महीने चलता है, फिर उसके बाद दोबारा हमें बाजार की ओर भागना पड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं फिर से उस सिस्टम में जाना पड़ेगा जो हमारे पूर्वजों ने चला कर रखा था। तो हम मिश्रित खेती की बात कर रहे हैं, तो मिश्रित खेती का यही नियम है कि हमारे क्षेत्र के हिसाब से जो अनाज है, जो दाल है, जो तेल है, जो मसाले हैं, जो उगते थे, वो हमें ढूंढने पड़ेंगे, उनके बीज ढूंढने पड़ेंगे, और उसको हमें फिर से जो है शुरू करना पड़ेगा। सीधा हिसाब है। अब जो फसल जहां की है वो फसल वहीं अच्छी होगी। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हिमाचल से सेव ले आए, जबकि सेव हिमाचल का भी नहीं है, वो कहीं अमेरिका वगैरह से ला के इधर लगाया गया है। एक आध वेराइटियां होंगी जो यहाँ की होंगी, लेकिन अधिकतर वेराइटियां जितनी भी मैं देख रहा हूँ वो सारे विदेशी वेराइटियां हैं। जैसे अभी संतरे के विषय में चल रही थी बात, तो जो संतरा है वो
उसका किन्नू अभी आ गया है, वो माल्टा आ गया है, पता नहीं, ये सब यहाँ की है ही नहीं। हमारे यहाँ तो संतरा था, मौसमी था, नींबू था, और 2-4 तरह के नींबू और होते हैं, एक बड़ा वाला होता है, खट्टा बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये सब हमारी फसलें थी। लेकिन हमने क्या करना शुरू कर दिया है कि आज देखो आप, आपके क्षेत्र में काजू के पेड़ लग रहे हैं, जबकि काजू है पहाड़ों का फसल है, पहाड़ों में होने की चीज़ है। अखरोट है, अखरोट खाना है भाई, तो अखरोट खाना है भाई, तो आप जाओ पहाड़ों में, वो भी पैदल जाओ, फिर जाके खाओ अखरोट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर यहाँ पर अखरोट खाओगे तो आपके शरीर को फायदे की जगह नुकसान ही करेगा। डॉक्टर कह देता है कि भाई पिस्ता खाओ, बादाम खाओ। भाई हमारे जैसे हमारे यहाँ मूंगफली होती है, तो मूंगफली खाने की चीज़ है, हमारे लिए मूंगफली ही बादाम है। आपके यहाँ अगर पिस्ता बादाम होता है, आप अगर पहाड़ों से हो, आपके यहाँ पिस्ता बादाम होता है, तो पिस्ता बादाम आपके लिए है। जो फसल जहाँ पर की है वहीं के लोगों को उसका प्रयोग करना अगर शुरू कर दे तो सारी समस्या का समाधान खुद ही हो जाना है। इसलिए मैं मिश्रित खेती की बात शुरू दिन में ही करा था मैंने। ये तो एक विषय हो गया। अभी आप लोगों के दिमाग में और भी कोई अगर प्रश्न उठ रहा है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ताकि मैं जो है प्रश्नों को लेता चलूँ। और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ये सब बस ढोंग ढकोसले हैं लोगों के दिमाग खराब करने के लिए। आप कुछ भी बोलो, खेती असल में करना परमात्मा को, प्रकृति को ही होता है। हम खेती करने के लिए नहीं हैं, हमारा काम खेती करना नहीं है। खेती करना काम है प्रकृति का। वो इसलिए हमारे यहाँ इतने सारे मौसम दिए हैं, विविधताएं दी हैं, विभिन्न तरह की मिट्टी दी है, विभिन्न तरह के जलवायु दिए हैं, ताकि वहाँ पर अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की खेती हो सके। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, और पता नहीं कितने तरह की खेती। तो फिर ये तो मतलब जो है, आप लोग थोड़ा शेयर करते रहें इसको। लोग घट रहे हैं तो घटने से क्या होता है, अपना भी थोड़ा मनोबल कम होता है, हालांकि ज़्यादा कम नहीं होता है, चलेगा। तो हमने अभी मिश्रित खेती पर बात की। इन सब बातों को आप लोग जो है पूरी तरह से अपने जहन में बैठा लें कि मिश्रित खेती क्यों करनी चाहिए और हमारे पूर्वज क्यों किया करते थे। दूसरी बात, और कौन सा विषय था? हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में हमारे एक साथी ने प्रश्न किया था पिछले बार कमेंट में। पारिस्थितिकी तंत्र, उन्होंने बोला था कि मांसाहारी जीवों के विषय में पूछा था। मैंने उस वीडियो में बताया था कि मांसाहारी जो जीव होते हैं वो हमारे जो है खेत में जो शाकाहारी कीट होते हैं उनके जीवन चक्र को पूरा होने के बाद उनका भक्षण करते हैं, जिससे हमारा खेती को कोई नुकसान नहीं होता। मैंने चने के बारे में बताया था उसमें कि चने के पौधा का अग्रभाग को जो है इल्ली खा लेती है। उसके बाद जो वहाँ पर मांसाहारी वायरस या जीवाणु होते हैं वो फिर उस इल्ली को खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि चने का झाड़ जो है जो चौड़ाई में भागता है, तो उससे फसल अधिक आती है। और आजकल के किसान क्या करते हैं कि इल्ली दिखी और तुरंत स्प्रे कर दिया जहर का, जिससे इल्ली मर जाती है और जो है झाड़ चने में नहीं आता है। और उस चने में झाड़ लाने के लिए फिर से बाजार दौड़ते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और तरह तरह के पोषक तत्वों के डालने के लिए सलाह दी जाती है वैज्ञानिकों द्वारा उनको कि तुम पोषक तत्व डालो, तब जाके इसमें झाड़ आएगा। जो काम स्वतः होता था उस काम को अब अप्राकृतिक रूप से करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें पोषण का इतना सवाल नहीं है, सवाल है उसके सिस्टम का। जैसे मैंने आपको बताया खसारी के जो डंठल होते हैं, ये जो बेल होती है, वो बेल कट जाती है धान काटने के समय, तो उसमें झाड़ आ जाता है। चने का जो पहली डंडी होती है उसको इल्ली खा लेती है, इसलिए उसमें झाड़ आता है। अब हम इल्ली को खाने ही नहीं दे रहे हैं, हम तो इल्ली को दुश्मन समझ रहे हैं। लेकिन कोई भी जीव किसी का दुश्मन नहीं है। हमारा एक ही जो है हमारी सोच है होनी चाहिए कि सह अस्तित्व के साथ कैसे जिया जाए, एक दूसरे को लेकर कैसे जिया जाए। तो ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र उसी के हिसाब से बना हुआ है परमात्मा द्वारा। हम उस पारिस्थितिकी तंत्र को ना तोड़े, तब जाके सह अस्तित्व के साथ जीवन चलेगा
और कोई भी किसी को भी नुकसान नहीं होगा। सब आराम से जीवन जो है यापन कर सकते हैं, फिर किसी को कोई समस्या नहीं है। जब जब जो जो होना है वो स्वतः होता रहेगा और फिर हमारा काम जो है वो चलता रहेगा। तो मांसाहारी जीवों के विषय में हमने प्रश्न उठाया था, साथी ने पिछले कमेंट किया था, तो मैं इसके बारे में बता दूं जरा। जैसे मैंने बताया था कि बहुत तरह के जीवाणुओं के फर्टिलाइजर के जीवाणु होते हैं जो फर्टिलाइजर को कन्वर्ट करते हैं, खाने योग्य बनाते हैं। जैसे हमारे घर में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी जो है पत्नी या कोई भी जो रसोई में रहती है, वो कच्चे भोजन को पकाती है, कन्वर्ट करती है, खाने योग्य बनाती है। तो उसी प्रकार से हमारे खेत में बहुत सारे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं। जैसे फास्फोरस की जरूरत है तो फास्फोरस को कन्वर्ट करने के लिए P2O5 का जो है जीवाणु होता है, फास्फोरस सेलुलाइजिंग बैक्टीरिया। पोटास को करने के लिए पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है। जिंक को पकाने के लिए जिंक सेलुलाइजिंग बैक्टीरिया होता है। नाइट्रोजन को जो है वातावरण से खींच के पौधों को देने के लिए एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इसी प्रकार से ऐसे जीवाणु होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तो जो मांसाहारी जीवाणु होते हैं, इसको शेयर करते रहे साथियों, मात्र 10-11 साथी ही जुड़े हैं। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका जीवन चक्र जैसे ही पूरा होता है फिर वो उनको खा लेते हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे मांसाहारी जीव वापस खेत में डालने के विषय में। क्यों? क्योंकि हमने सारे मांसाहारी जीव को मार दिया है। इसके दो तरीके हैं। मैंने शुरू में भी बोला था कि हम देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, घी, छाछ, ये सब। क्षमा चाहते हैं साथियों, ये एक जरूरी फोन आ गया था तो वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो जो मांसाहारी जीवों की हम बात कर रहे थे, तो जो मांसाहारी जीव हैं वो क्या करते हैं, वो शाकाहारी जीवों के जीवन चक्र को पूरा होने के बाद उसको खा लेते हैं। तो मांसाहारी जीवों का जो जीवन चक्र है वो स्लो है, धीरे बढ़ता है। जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो धीरे बढ़ते हैं। क्यों धीरे बढ़ते हैं? क्योंकि प्रकृति ने उसके जीवन, उसके जो बढ़ोतरी है उसको रोक के रखा है। इसलिए रोक के रखा है क्योंकि मांसाहारी जीव बहुत अधिक ना बढ़ जाएं तो क्या होगा कि सारे शाकाहारी जीव नष्ट हो जाएंगे। जैसे आप देखो, शेरनी को देखो, शेरनी कितने साल में एक बार बच्चे देती है। अगर शेरनी हर साल बच्चे देने लगे तो पूरे जंगल जो है वो शेर से भर जाएंगे, शेर शेरनी से भर जाएंगे। बाघ, बाघिन, जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो स्लो ग्रो करते हैं। जैसे हमने बिच्छू का लिया था एक उदाहरण कि जो बिच्छू है वो जब बिच्छू, मादा बिच्छू जब बच्चे देती है तो मादा बिच्छू के पीठ को फाड़ के, पीठ को खा के, मतलब उसके माँ को ही खा के उसके बच्चे बड़े होते हैं। 200-300 बच्चे देती है एक बार में मादा बिच्छू बच्चे। और उन बच्चों को, क्योंकि उसका पिता जो है वो अंधा हो जाता है संयोग के दौरान, तो उस जो है उन बच्चों को उसका पिता खा लेता है। क्योंकि उसको, वो अंधा है तो कहीं जा नहीं सकता, वहीं अपने मादा के सामने बैठा रहता है। जैसे बच्चे उसके पीठ से निकलते हैं तो उसको एक एक कर वो खाना शुरू करता है। तो उसमें से कुछ बच्चे बच जाते हैं जो फिर आगे का प्रजनन करते हैं। क्योंकि बिच्छू का जीवन चक्र एक ही बार का होता है, वो एक ही बार शायद बच्चे देती है, ऐसा ही है। क्योंकि वो पीठ को फाड़ के ही उसके बच्चे पैदा होते हैं, तो जीवन में एक ही बार वो बच्चे देती है और उन बच्चों को उसका पिता खा लेता है। तो जिससे मांसाहारी जीवों के जीवन चक्र को बहुत धीमा करके रखा है प्रकृति ने। तो आपको इस बात को समझना है कि जो मांसाहारी जीवों को जो हमने मारा है जहर डाल डाल के, पेस्टिसाइड डाल के, हर्बिसाइड डाल के, फंगिसाइड डाल के जो मारा है, तो उसको वापस से होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो समय ज़्यादा लगेगा, तो उसका प्रोसेस स्लो है, तो हमें ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है इस विषय में।
तो इसमें अब जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई जो विशेषज्ञ है वो बताते हैं कि आप जो है इस पत्ते का उस पत्ते का काढ़ा बना कर डालो तो उससे कंट्रोल होगा। मैं तो कहता हूँ कि जो साथी व्यावसायिक रूप से खेती करते हैं वो इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं, वो इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। जो 10 एकड़ 20 एकड़ में खेती कर रहा है वो कहाँ से इतने सारा काढ़ा और ये घोल बना सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास वो है बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया जो मांसाहारी होते हैं, जैसे बिबेरिया बेसियाना हो गया, मेटारेजियम एनिसोप्लाई हो गया, वर्टिसिलियम लिकाने हो गया, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, बेसिलस सबटिलस, पेसिलोमाइसिस। तो ये जो जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सारे मांसाहारी हैं और अलग अलग जीवों को कंट्रोल करते हैं। कोई फंगस को कंट्रोल करता है, कोई वायरस को कंट्रोल करता है, कोई निमाटोड को कंट्रोल करता है, कोई इल्ली को, कोई रसचूसक कीटों को, कोई माहू को, मच्छर को, तेला को, चेपा को। तो ये जो सारे मांसाहारी जीव हैं इसके लिए हमने एक कल्चर बनाया हुआ है, उसको रक्षक कल्चर का नाम दिया है और उसमें लगभग सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उसको आप अगर हर 15 दिन में डालते रहें अपने खेत में तो आपको 50 से 60% जो है पेस्टिसाइड का खर्चा कम हो जाएगा। तो हमने थोड़ा आसान करने का प्रयास किया है ताकि लोग जो है वो रासायनिक खेती से बचें, रासायनिक दुकानों से जाने से बचे, रासायनिक दवा की दुकानों में जाने से बचे, उसके लिए हमने ये व्यवस्था बनाई है। तो आप ये हमारे यहाँ से मंगवा के और इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें केवल एक ही बार लेना होता है, बाकी आप इसको जो है डेवलप करते रहें। और इसमें गुड़ का खर्चा होता है और इसको थोड़ा सावधानी से प्रयोग करना होता है। इसके विषय में भी फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे कभी। और बाकी जो है आज का सेशन क्योंकि हम और नहीं चला सकते, अभी कुछ ज़रूरी बातें हैं, 36 मिनट हो गया है। तो आप लोगों से आग्रह ये है कि कमेंट ज़रूर करें और अपने प्रश्न ज़रूर रखें कृषि से संबंधित, क्योंकि अभी कृषि का सेशन चलेगा कुछ दिनों तक। तो कृषि से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, जो भी आपको समस्याएं आती हैं, तो उसके विषय में कमेंट करें। और मुझे व्हाट्सएप पर आप जब भी कोई व्हाट्सएप करते हैं तो पूरा नाम पता ज़रूर लिखें और किस विषय में आपको जानकारी चाहिए वो ज़रूर लिखें। और कॉल करना अवॉइड करें क्योंकि कॉल उठा पाना इतना सारा संभव नहीं होता है साथियों। बहुत इमरजेंसी हो तभी कॉल करें, नहीं तो आप मैसेज करें। मेरा नंबर मैं बता देता हूँ 75 64 0 311 61 7564031161। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करें जिन लोगों को भी किसी भी तरह की जानकारी या सहायता चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें। सभी को वंदे मातरम, जय जोहार, जय भारत, जय हिंद।